जिंदगी हो तेरी चुनरिया दिल ले गई। आपने ये गाने तो जरूर सुने होंगे, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आप इनके गीतकार का नाम नहीं जानते होंगे, जिनके संघर्षों की कहानी कभी हैरान करती है, कभी रुलाती है, तो कई बार जिंदगी में किसी भी मुश्किल सूरत हाल में हार ना मानने की सबसे मजबूत मिसाल पेश करती है। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। मैं हूँ आरजे प्रीति कमल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैमरा। एक गीतकार फिल्मी दुनिया में 25 साल से अंतहीन संघर्ष कर रहा था। म्यूजिक इंडस्ट्री के लगभग सभी दिग्गज इस गीतकार को जानते और पहचानते थे। फिर भी इनकी बदकिस्मती का आलम अजीब था। ये तमाम फिल्मों में 200 से ज्यादा गीत लिख चुके थे, लेकिन रिलीज एक भी नहीं हो सके। कई फिल्मों का निर्देशन भी किया, लेकिन वो सब भी डिब्बा बंद। संगीतकार हिमेश रेशमिया उस वक्त नए थे, फिल्मों में आने की जद्दोजहद कर रहे थे। हिमेश का इस गीतकार के पास एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा कि सलमान भाईजान की एक फिल्म बन रही है, उसमें एक गाना हमें देना है, लेकिन हमारे पास गाना रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त है। तुम गीत लिख देना और मैं संगीत तैयार करता हूँ। इसे अगर अलका याग्निक और कुमार सानू गा दें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। कुमार सानू इस गीतकार के पुराने परिचित थे, इसलिए वो तो किसी तरह राजी हो गए, लेकिन अलका याग्निक को बार बार फोन करने के बावजूद उनका स्टाफ इस गीतकार से गायिका की बात नहीं करा रहा था। जिस बिल्डिंग में अलका याग्निक रहती थी, उसी बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति का भी फ्लैट था, जो इस गीतकार को भली भांति जानती थी। अगले दिन ये गीतकार सोसाइटी के गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने पूछा किससे मिलना है। इन्होंने कहा कविता कृष्णमूर्ति की माँ से। गार्ड ने इंटरकॉम से कविता की माँ को इस गीतकार का नाम बताया तो उन्होंने कहा कि भेज दो। गीतकार कविता की माँ के पास ना जाकर सीधा अलका याग्निक के फ्लैट के मेन गेट पर पहुंच गया। कॉल बेल बजाई तो अलका याग्निक ने ही गेट खोला, जो इन्हें थोड़ा बहुत पहचानती भी थी। इस गीतकार ने उन्हें नमस्ते की और कहा कि माफ करना, मैं आपसे समय लेकर नहीं आया हूँ, मजबूरी में मुझे आपसे गलत तरीके से मिलने आना पड़ा है। अलका जी ने कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई और कहा कि अगर आप कल ये गाना रिकॉर्ड कर दें तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। अलका ने टेप रिकॉर्डर में वो गाना सुना, लेकिन कहा कि मेरे पास तो 1 महीने तक कोई डेट नहीं है, फिर भी अगले हफ्ते मैं कोशिश कर सकती हूँ। साथ ही उस गाने के लिए अलका ने मोटी फीस की भी डिमांड की। ये गीतकार बार बार अगले दिन ही रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट कर रहा था, तो अलका ने कहा कि कल तो मुझे नदीम श्रवण का गाना रिकॉर्ड करना है। निराश होकर ये गीतकार नदीम श्रवण के स्टूडियो शनि पहुंच जाता है। नदीम श्रवण अंदर किसी धुन पर काम कर रहे थे। 2-3 बार ये गीतकार शीशे से अंदर झांक चुका था। श्रवण इस गीतकार को अच्छी तरह से जानते थे, तो वो बाहर आ गए और पूछा कि क्या हुआ। गीतकार ने कहा कि श्रवण भाई, एक बहुत जरूरी काम था आपसे। इतना सुनते ही श्रवण ने सीधे अपनी जेब से पर्स निकाला तो गीतकार ने कहा नहीं, आप इसे अंदर रख लें, पैसों की जरूरत नहीं है। दरअसल अगर आप अलका याग्निक की कल वाली रिकॉर्डिंग थोड़ा बाद में कर लें और कल का समय मेरे गाने को रिकॉर्ड करने के लिए कह देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत मुश्किल से सलमान भाई की फिल्म में एक गाना करने का मौका मिला है। श्रवण ने दरियादिली दिखाई और अलका से फोन करके अगले दिन इस गीतकार का गाना रिकॉर्ड करने के लिए बोल दिया। इस गीतकार की आंखों से मानो खुशी के आंसू निकल गए। तय वक्त पर अलका रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंची और ये गाना रिकॉर्ड हुआ। अलका को ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने वही फीस ली जो सुधाकर ने पहले उन्हें ऑफर की थी। जिस गीतकार ने इस गाने के लिए इतनी जद्दोजहद की, उनका नाम था सुधाकर शर्मा, और जिसमें गाना लिया जाना था वो फिल्म थी 1998 में आई फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, और गाने के बोल थे ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की।
चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो। इस गाने के साथ ही बॉलीवुड में हिमेश रेशमिया की संगीतकार के तौर पर धमाकेदार एंट्री हुई और उस सुधाकर शर्मा को भी फिल्मी दुनिया में शोहरत नसीब हुई जो 25 साल से संघर्ष कर रहे थे। गौर करने वाली बात है कि ओढ़ली चुनरिया ऐसा हिट गाना रहा कि सुधाकर शर्मा के पास चुनरिया शब्द को लेकर गाने लिखने की इतनी ज्यादा डिमांड आने लगी कि इन्होंने इस शब्द पर 187 गाने लिख डाले। इसलिए सुधाकर को मिस्टर चुनरिया के नाम से भी जाना जाता है। तेरी चुनरिया दिल ले गई। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के लीड संगीतकार जतिन ललित और साजिद वाजिद की जोड़ी थी। इसका म्यूजिक टी सीरीज रिलीज कर रही थी। जब हिमेश और सुधाकर शर्मा का बनाया गाना ओढ़ ली चुनरिया का फाइनल वर्जन टी सीरीज के लोगों ने सुना तो ये उन्हें इतना पसंद आया कि हिमेश और सुधाकर को एक और गाना तैयार करने के लिए कह दिया गया। इस जोड़ी ने दूसरा गाना भी बेहद खास बनाया। यूं तो इस फिल्म के कई गाने हिट रहे, लेकिन हिमेश और सुधाकर शर्मा के बनाए दोनों गाने फिल्म की जान बन गए। जब फिल्म का म्यूजिक रिलीज हुआ तो शहर शहर गांव गांव इनके दोनों गाने ओढ़ ली चुनरिया और तुम पर हम हैं अटके यारा की धूम थी। लेकिन बदकिस्मती ने सुधाकर शर्मा का साथ अब भी नहीं छोड़ा। जब फिल्म का म्यूजिक रिलीज हुआ तो सुधाकर शर्मा के लिखे दोनों गानों की क्रेडिट में गीतकार के तौर पर समीर का नाम जा रहा था। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, जानेंगे इस पेशकश में आगे। इस फिल्म के बाद हिमेश रेशमिया पूरे देश में मशहूर हो गए, लेकिन सुधाकर शर्मा की जिंदगी की नाव गुमनामी के भंवर में ही हिचकोले खाती रही। फिल्मी दुनिया का एक फलसफा है, कोई रातों रात स्टार, कोई 50 साल इस इंडस्ट्री में खुद को खपाकर भी मुफलिसी और गुमनामी में खोकर रह जाता है। आज की कहानी ऐसे ही गीतकार सुधाकर की है। तेरा पल्लू सरका जाए रे बस तो फिर हो जाए, ओ तेरा पल्लू सरका जाए। फिल्मी दुनिया का संघर्ष और सितम क्या है, उसकी इनसे बेहतर मिसाल शायद ही कोई दूसरा हो। सुधाकर शर्मा के गीतों पर सालों साल जमाना खुशी से झूमता रहा, लेकिन इनकी जिंदगी से मातम का शोर कभी कम नहीं हुआ। पहली नजर का जादू हो गया, दिल जो मेरा था तेरा हो गया। अपने सपने को शिद्दत से जीने के लिए जिंदगी को अभावों, तंगी, मुफलिसी, उपेक्षा, जिल्लत, जलालत और अंतहीन संघर्ष में झोंक देने का नाम है सुधाकर शर्मा। जानकर हैरानी होती है, सुधाकर 1975 में मुंबई आए। लंबे अरसे तक शंकर जयकिशन की सेवा बर्दाश्त में जुटे रहे। सालों हसरत जयपुरी से कामयाब गीतकार बनने की बारीकियां सीखी। 18 साल किशोर कुमार के बेहद करीबी सहयोगी के तौर पर काम किया। हिमेश रेशमिया के पसंदीदा गीतकार रहे। बॉलीवुड के भाईजान के साथ ही कई और लोगों के लिए तमाम हिट गाने लिखे, लेकिन नतीजा न नाम बना सके, न शोहरत और न ही पैसा। जैसा संघर्ष 1970 के दशक में चल रहा था, कमोवेश आज भी हालात वैसे ही हैं। ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम। ये खुद को बॉलीवुड का सबसे बड़ा और पुराना स्ट्रगलर कहते हैं। हिंदी सिनेमा में करीब 45 साल से ज्यादा का करियर और 4 पीढ़ियों के साथ काम करने के बावजूद गुमनामी और गरीबी ने इनका दामन नहीं छोड़ा। बावजूद इसके सुधाकर को न किसी से शिकायत है और न ही अपने करियर को लेकर कोई शर्मिंदगी। मुंबई में बीवी बच्चों के साथ संघर्ष का सिलसिला कुछ यूं रहा कि अगले दिन चूल्हा कैसे जलेगा इसका कोई इंतजाम न होता। बच्चों की फीस शायद ही कभी समय से चुकाई जाती हो। कई त्योहार तंगी और मुफलिसी में सामान्य दिनों से भी बदतर बीत जाते हैं, लेकिन सुधाकर ने ना तो कभी उम्मीद छोड़ी और ना ही डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा होने दी। वो आज भी कहते हैं कि डिप्रेशन तो हमारे मन का पाला हुआ तोता है। प्यार बिना क्या जीना, प्यार बिना क्या जी। फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कोई हो जो सुधाकर शर्मा को ना जानता हो, लेकिन आम लोग इनसे आज भी नावाकिफ और अनजान हैं। जबकि अब तक ये 5000 से ज्यादा गीत लिख चुके हैं। हिमेश रेशमिया के लिए तो इन्होंने अनगिनत हिट गाने लिखे हैं। छोरा फिसल गया, छोरा फिसल गया।
सलमान खान पर फिल्माए गए इनके गानों की पॉपुलैरिटी ने तो न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बावजूद इसके सलमान किसी फंक्शन में मिल जाएं तो शायद ही सुधाकर शर्मा की नमस्ते का कोई जवाब दे। ये बात खुद सुधाकर शर्मा ने इशारों इशारों में एक इंटरव्यू में कही थी। मेरा जन्मों का नाता है, यूं ही नहीं दिल लुभाता है। सुधाकर को शोहरत और तरक्की क्यों नसीब नहीं हुई? क्या उनके गीतों में कोई कमी थी? ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक साल ऐसा भी था जब इनके एक गाने के लिए फिल्मफेयर ने इन्हें बेस्ट लिरिसिस्ट के तौर पर नॉमिनेट किया था। इसी साल इनके लिखे 2 और गीत अलग अलग कैटेगरी में फिल्मफेयर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, जो किसी भी गीतकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जिंदगी में आके जिंदगी हो। इस गीतकार की कहानी कभी रुलाती है तो कई सबक भी देती है। अपनी मुफलिसी, संघर्षों और फिल्मी दुनिया के अपने अनुभवों को लेकर इनके पास एक से बढ़कर एक किस्से और कहानियां हैं, जिसकी सच्चाई जानकर रुपहले पर्दे के पीछे का काला सच बेपर्दा हो जाता है और चमकते चेहरों की बेहद बदरंग शक्ल सामने आती है। ऐसा नहीं है कि फिल्मी दुनिया से जुड़े हर शख्स की सच्चाई एक जैसी है। इसी फिल्मी दुनिया में तमाम ऐसे लोग भी रहे या हैं जो सुधाकर शर्मा के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। कौन हैं ऐसे गायक और म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने बार बार सुधाकर शर्मा को हरियाणा लौट जाने के ख्याल को बदलने पर मजबूर किया? जानेंगे इस पेशकश में आगे। कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार, दिल ने कर लिया। करीब 25 साल की उम्र में सुधाकर शर्मा किशोर कुमार के बंगले पर बिना किसी सैलरी के काम करते थे। एक दिन सब लोग खाना खा रहे थे, सुधाकर शर्मा चुपचाप अकेले बैठे थे। किशोरदा की नजर पड़ी और इसी के बाद कैसे सुधाकर की जिंदगी बदल गई, जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से। साथ ही बताऊंगी कि आखिर क्यों दिग्गज संगीतकार शंकर जयकिशन वाले शंकर ने मात्र 1 रुपए में सुधाकर शर्मा की फिल्म में म्यूजिक दिया, और अंत में बात होगी कि एक फिल्म के चक्कर में कैसे इस गीतकार का घर और गाड़ी बिक गई और इनके पास अपने स्कूटर में पेट्रोल भराने तक के पैसे नहीं थे, और स्कूटर में तेल डलाने के लिए किस व्यक्ति से 50 रुपए उधार लेकर सुधाकर परदेसी बाबू फिल्म का गाना लिखने के लिए पहुंचे थे। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं इनके शुरुआती दिनों की कहानी। मेरी धड़कन कह रही है मन की। सुधाकर शर्मा का जन्म 1955 में हरियाणा के पलवल जिले के मांदकौल गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके दादा 3 भाई थे, एक गाने लिखते, दूसरे हारमोनियम बजाते और तीसरे गाते थे। इस तरह घर में शुरू से ही संगीत का माहौल था। सुधाकर जब अपने घर वालों के साथ खेतों में काम करते तो इनके चाचा वहीं ट्रांजिस्टर चला के रखते थे, जिसमें गाने शुरू होने से पहले आरजे संगीतकार और गीतकार के नाम बताते थे। यहीं से इनके मन में गीतकार बनने का ख्वाब पलने लगा। सुधाकर जब थोड़े बड़े हुए तो इनके पिता दिल्ली शिफ्ट हो गए और यहीं इनका स्कूल में दाखिला करा दिया गया। 11 साल की उम्र में इन्होंने गीत, गजल और शायरी लिखने की शुरुआत की। साल दर साल ये सिलसिला चलता रहा। ऐसा भी वक्त आया जब अपना लिखा सुधाकर एक नाई की दुकान पर लोगों को सुनवाते और इन्हें खूब तालियां और तारीफें मिलती। करीब 18 साल की उम्र में इनकी दोस्ती एक विजय त्यागी नाम के लड़के से हो गई, जो फिल्मों में एक्टर बनना चाहता था। विजय का साथ मिला तो सुधाकर गीतकार बनने का सपना लिए उसके साथ मुंबई आ गए। विजय त्यागी का एक परिचित इन्हें स्टेशन पर रिसीव करने आया, जो दावा करता था कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों से उसकी जान पहचान है। उस शख्स ने विजय त्यागी से कहा कि ये तुम्हारा दोस्त शक्ल से चोर लगता है, इसलिए इसे अपने साथ किसी से मिलवाने नहीं ले जाऊंगा। ये सुनकर सुधाकर को गहरा धक्का लगा। रहने का कोई ठिकाना नहीं था, सो महीनों कभी दादर स्टेशन तो कभी किसी बैंक के सामने तो कभी फुटपाथ पर ही सो जाते। साथ लाए चंद रुपए अब खत्म होने को थे। किसी ने इन्हें इस शर्त पर अपने यहाँ रहने की जगह दी कि सुधाकर रोज ग्राउंड फ्लोर से 20 बाल्टी पानी 4थे फ्लोर तक पहुँचाएंगे। इस तरह कुछ वक्त बीतता चला गया। 2 साल गुजर गए। पिता चिंता ना करें इसलिए सुधाकर ने चिट्ठी लिख दी कि मुझे नौकरी मिल गई है, सब ठीक चल रहा है। जिस व्यक्ति के यहाँ सुधाकर रहते थे उसने हर महीने इन्हें 2 रुपए देने शुरू कर दिए। एक दिन उस व्यक्ति ने इन्हें बैंक में चेक डालने के लिए दिया। सुधाकर को ये नहीं पता था कि चेक ड्रॉप बॉक्स में डालना होता है। इन्होंने बैंक की खिड़की से चेक अंदर फेंका और चले आए।
बैंक वालों ने फोन करके जब इसकी जानकारी इनके मालिक को दी तो खूब डांट पड़ी। यहाँ काम करते 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। सुधाकर अब तक फिल्म इंडस्ट्री के करीब भी नहीं पहुँच पाए थे। मालिक के यहाँ काम करने वाले अकाउंटेंट से सुधाकर की दोस्ती हो गई। जब उसे पता चला कि ये फिल्मों में गीतकार बनने का सपना लिए मुंबई आए हैं तो उसने इन्हें संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के यहाँ रखवा दिया। सुधाकर वहाँ लोगों के लिए चाय पानी लाने का काम करते। शंकर जयकिशन के यहाँ लता मंगेशकर से लेकर मोहम्मद रफी, मुकेश समेत फिल्मी दुनिया के तमाम दिग्गज आते, जिन्हें सुधाकर चाय पानी पिलाते और उनको देखकर अपने ख्वाबों को पूरा करने की प्रेरणा लेते। बातों बातों में सुधाकर ने एक दिन शंकर को बताया कि वो गीतकार बनना चाहते हैं, तो उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से इनकी सिफारिश कर दी। सुधाकर लंबे वक्त तक हसरत साहब की शागिर्दी में गीत लिखने की बारीकियां सीखते रहे। अब तक सुधाकर को किसी भी फिल्म में कोई मौका नहीं मिला था। अभी तक वो मुंबई में किसी तरह सिर्फ अपना गुजारा कर लेते थे। 1970 के दशक में किशोर कुमार गाने के साथ ही फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूसर भी करने लगे थे। कॉमेडियन मारुति ने सुधाकर को किशोर कुमार के बंगले पर रखवा दिया और हिदायत दी कि सैलरी मत मांगना, जब तुम्हारा काम लोग देखेंगे तो सैलरी भी मिलने लगेगी। यहाँ सुधाकर फिल्म निर्माण की बारीकियों समेत तमाम छोटे बड़े काम करते और कुछ सीखते समझते भी थे। दरअसल किशोरदा के बंगले पर ही उनकी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग भी होती थी और फिल्म निर्माण का उनका सारा काम यही होता था। लिहाजा करीब 50 से ज्यादा का स्टाफ इस बंगले पर काम करता था। लंच के लिए अकाउंट सेक्शन से सारे स्टाफ को एक कूपन मिलता था। सुधाकर को ये कूपन नहीं दिया जाता था। किशोर कुमार ऊपर की खिड़की से 1-2 बार पहले भी देख चुके थे कि सब लंच के लिए जाते, लेकिन ये लड़का अकेले बैठा रहता है। एक दिन किशोरदा ने सुधाकर को आवाज देकर ऊपर बुलाया और पूछा कि लंच करने क्यों नहीं गए। जब सच्चाई पता चली तो किशोरदा ने तुरंत मैनेजर को बुलाया और कहा कि इनको रेगुलर काम पर रखो और इनके पिछले 3 महीने की सैलरी का पेमेंट तुरंत करो। सुधाकर की खुशी का ठिकाना नहीं था। आगे चलकर किशोरदा के साथ इनका रिश्ता कुछ यूं बना कि ये उनके असिस्टेंट बन गए और उनकी कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया। यहाँ काम करते हुए सुधाकर ने फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन की बारीकियां सीखी। किशोरदा के साथ सुधाकर ने 18 साल काम किया और यहाँ से फिल्म डायरेक्टर बनकर निकले। बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन। किशोर कुमार के यहाँ नौकरी करते हुए सुधाकर ने तमाम फिल्मों के लिए कुल 247 गाने लिखे। ये गाने रिकॉर्ड भी हुए, लेकिन बदकिस्मती का आलम ऐसा कि इनका एक भी गाना रिलीज नहीं हुआ। या तो इनके गानों को फिल्मों से ड्रॉप कर दिया गया या फिर वो फिल्में रिलीज ही नहीं हुई जिनके लिए इन्होंने गाने लिखे थे। एक गीतकार के तौर पर जब कामयाबी नहीं मिली तो सुधाकर ने 1980 के दशक के मिड में बतौर फिल्म निर्देशक अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया और किशोरदा के यहाँ से नौकरी छोड़कर एक प्रोडक्शन हाउस में फिल्म निर्देशक बन गए। जब इन्हें पहली फिल्म को डायरेक्ट करने का मौका मिला तो इन्होंने फिल्म का म्यूजिक मशहूर संगीतकार शंकर जयकिशन वाले शंकर से तैयार कराने की सोची, क्योंकि तब तक जयकिशन की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन एक नए डायरेक्टर और महज मामूली फीस पर क्या शंकर जयकिशन तैयार हो जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल था। तुम ही हो सनम मेरे हम। सुधाकर अपनी ख्वाहिश लेकर शंकर के पास पहुंचे, जो उस वक्त तक सुधाकर को लगभग भूल चुके थे। सुधाकर ने बातचीत के क्रम में जब उन्हें याद दिलाया तो शंकर ने सुधाकर को पहचान लिया। सुधाकर ने जब अपनी ख्वाहिश बताई तो उन्होंने पूछा कि फिल्म के हीरो और हीरोइन कौन हैं। इस फिल्म में कोई बड़ा अभिनेता या अभिनेत्री तो थी नहीं, तो सुधाकर ने कहा कि आपका म्यूजिक ही इस फिल्म का सबसे बड़ा स्टार होगा। फिर शंकर ने सवाल किया कि संगीत देने की फीस कितना दे पाओगे। सुधाकर ने बड़े संकोच में कहा कि 21,000। इसके बाद शंकर ने कहा ठीक है, इसमें 1 रुपए का सिक्का और रख दो। सुधाकर ने रख दिया और उस 1 रुपए के सिक्के को फीस के तौर पर लेकर शंकर सुधाकर की फिल्म का म्यूजिक तैयार करने के लिए राजी हो गए। इस फिल्म में शंकर के कहने पर मोहम्मद रफी और मुकेश जैसे दिग्गजों ने बिना पैसे लिए गाना गाया।
इसी फिल्म में पहली बार कविता कृष्णमूर्ति ने फीमेल सिंगर के तौर पर पहली बार सारे गाने गाए। इसके पहले वो ज्यादातर डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम करती थी। लेकिन सुधाकर की किस्मत ने यहाँ भी दगा दिया और फिल्म किसी वजह से रिलीज ही नहीं हो सकी। एक बार फिर सुधाकर सड़क पर आ गए। किसी तरह 1-2 फिल्में और मिली जो इन्होंने डायरेक्ट की, लेकिन वो भी कभी डिब्बे से बाहर नहीं आ सकी। आया और लोगों ने मेरे को ठुकरा दिया और सब लोग बोलते थे ये मनहूस है, इसका कुछ नहीं होगा। अब फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें खोटी किस्मत वाला डायरेक्टर कहा जाने लगा। नतीजन निर्देशक के तौर पर भी इनके करियर पर ब्रेक लग गया। तब ये एक बार फिर गीत की ओर लौटे। हर गाने से उम्मीद होती कि ये रिलीज होगा और किस्मत बदल जाएगी। जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने खुद एक फिल्म बनाने का निर्णय लिया और अपना वो भी घर बेच दिया जिसे इन्होंने 20 साल की कमाई जोड़कर किसी तरह खरीदा था। साथ ही कर्ज के चलते गाड़ी को भी बेचना पड़ा। इस तरह सुधाकर फिल्म इंडस्ट्री में अब फिर से उसी मुकाम पर पहुंच गए जहां वो लगभग 25 साल पहले थे। घर के हालात बेहद खराब हो गए। बच्चे बड़े हो रहे थे, अगले दिन क्या होगा कुछ पता नहीं होता। सब्जी, दूध और राशन के भी लाले पड़ने लगे। कई बार इनका दिल करता कि वापस हरियाणा लौट जाएं, लेकिन कई बार यह खुद को हौसला देकर रुक जाते। तो कभी पत्नी का मजबूत साथ और संबल इनके काम आ जाता। इसके साथ ही संगीतकार रविंद्र जैन, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और हिमेश रेशमिया वो शख्स रहे जो बार बार सुधाकर की मदद कर इन्हें बचा लेते और आगे बढ़ाने की कोशिश करते। खैर, सुधाकर बेहद खराब आर्थिक हालात से गुजर रहे थे। इसी बीच एक दिन इनके दोस्त आनंद राज आनंद का फोन आया, जो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में संगीतकार और गायक बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने फोन कर सुधाकर से कहा कि मैं एक स्टूडियो में हूँ और एक बड़ी फिल्म का म्यूजिक तैयार कर रहा हूँ। एक गाना तुम्हें लिखना है। अगर ये गाना तुमने अच्छा लिख दिया तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। सुधाकर की कार बिक चुकी थी। एक स्कूटर था जिसमें पेट्रोल डलाने तक के पैसे नहीं थे। ये पत्नी के पास पहुंचे और पूछा कि क्या आपके पास 50 रुपए होंगे। पत्नी का जवाब था कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो तो मैं पड़ोस से किसी से लेकर दे सकती हूँ। इस तरह कर्ज के पैसे से पेट्रोल डलवाकर बारिश में भीगते हुए सुधाकर उस स्टूडियो पहुंचे जहां आनंद राज आनंद इनका इंतजार कर रहे थे। आनंद ने इन्हें फिल्म डायरेक्टर मनोज अग्रवाल से मिलवाया और उन्होंने सुधाकर को जो सिचुएशन बताई उस पर वहीं बैठे बैठे ही इन्होंने गीत लिख दिया। ये गीत फिल्म में लेने के लिए अप्रूव भी हो गया। इस गाने को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और जिस फिल्म का ये गाना था उसका नाम है परदेसी बाबू। कौन सा था वो गाना, जरा आप भी सुनिए। प्यार समर्पण है, प्यार है पूजा, प्यार के। हालांकि परदेसी बाबू नवंबर 1998 में रिलीज हुई, जबकि इससे पहले मार्च 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या आ चुकी थी और चारों तरफ सुधाकर शर्मा के गाने बज रहे थे। यहाँ जानना दिलचस्प होगा कि जब प्यार किया तो डरना क्या का म्यूजिक रिलीज हुआ तो शुरुआती एक हफ्ते इसके सबसे पॉपुलर गीत ओढ़ ली चुनरिया के गीतकार के क्रेडिट में गलती से समीर अंजान का नाम जा रहा था, जिसे बाद में बदलकर सुधाकर शर्मा किया गया। सुधाकर शर्मा के तमाम ऐसे दिलचस्प और रोचक किस्से हैं जिन्हें अभी तक मैं आपको नहीं बता सकी हूँ। ये पेशकश लंबी ना हो, इसलिए इसके अगले हिस्से में मैं आपको सुनाऊंगी वो किस्सा जब सुधाकर एक ऑटो रिक्शे में सवार थे और ड्राइवर बार बार ओढ़ ली चुनरिया बजाया जा रहा था। जैसे ही सुधाकर ने खुद को इस गाने का गीतकार बताया तो ड्राइवर ने क्यों इन्हें भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। साथ ही अगले वीडियो में मैं बताऊंगी वो मार्मिक वाकया जब सुधाकर शर्मा ने अपनी बेटी की शादी में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान वाले सारे दिग्गज संगीतकारों, गायकों और कई एक्ट्रेस को इनविटेशन कार्ड दिया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। पर उस शादी में देर रात फिल्मी दुनिया के एक दिग्गज संगीतकार ने पहुंचकर कैसे न सिर्फ तमाम हस्तियों को आईना दिखाया, बल्कि सुधाकर शर्मा को एक बड़ी मुश्किल से उबारा भी था।
संगीतकार आनंद राज आनंद और सुधाकर शर्मा अच्छे दोस्त थे। किस बात को लेकर दोनों में दरार आ गई? किशोर कुमार ने एक निर्माता से एक गाने की बहुत मोटी फीस ली और सारा पैसा क्यों सुधाकर को सौंप दिया? ये सारी बातें अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। अब मुझे यानी आरजे प्रीति कमल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।